जय हिंद दोस्तों, मैं सुशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईफाई लर्निंग पर। तो चलिए, पिछले 2 खंड में हमने देख लिया मॉडर्न हिस्ट्री के। आज हमारा पार्ट 3 होगा और उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है आगे का खंड। देखिए, यहाँ पर हमने चर्चा कर लिया है लगभग 1916 तक। 1916 तक हमने चर्चा की है। ये लगभग 1600 से स्टार्ट किया था और उसके बाद पहला खंड में 1905 तक चर्चा किए। उसके बाद दूसरा खंड में 1916 तक चर्चा किए। आज हम 1916 के बाद से चर्चा करेंगे। ये आगे की चर्चा आज होगी। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ और लगभग 1916 तक लगभग 30 वर्ष का समय हो चुका है कांग्रेस की स्थापना के बाद से लेकर अब तक। और इस बीच कहीं पर भी गांधी जी की चर्चा नहीं हुई है, गांधी जी का जिक्र नहीं हुआ है, गांधी जी के कोई घटना के बारे में ज़्यादा विस्तार से अभी जिक्र नहीं किया है। तो गांधी जी इस बीच कहाँ गए हुए थे? कहीं गए हुए थे गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक बात मैं पहले यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। INC अगर कहीं लिखा होगा उसका मतलब समझ लीजिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसका मतलब इस शॉर्ट में हम लिखेंगे INC, उसका मतलब आप भी समझते रहिएगा। तो गांधी जी के कहीं चर्चा नहीं है। तो ये तो कांग्रेस अपना लीड कर रही है लगभग 20 वर्षों तक। लगभग 20 वर्ष तक क्या रहता है? नरमपंथी युग रहता है, नरमपंथी युग रहता है। और ये उसके बाद पहली बार 1905 में जन आंदोलन करने का मौका मिलता है, हड़ताल या फिर आंदोलन जो सड़कों पर उतरने का मौका मिलता है। 1905 बंगाल विभाजन याद कीजिए। उसके बाद गर्मपंथी युग चलता है, गर्मपंथी युग चलता है लगभग ये आपका 1920 तक लगभग चलेगा। और 1920 के बाद गांधी जी के हाथ में कमान आ जाता है राष्ट्रीय आंदोलन का और गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता है। इससे पहले राष्ट्रीय आंदोलन 1985 से लेकर 1905 तक नरमपंथी लोग चलाते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो चल रहा होता है। उसके बाद प्रथम बार 1905 में हमने देखा था बंगाल विभाजन के बाद किस तरह से गरम दल और नरम दल 1907 में सूरत अधिवेशन में विवाद हो जाता है। किसको? रणनीति को लेकर, किस रणनीति के साथ राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, इस बात को लेकर विवाद हो जाता है और गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है। कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, 2 दल बन जाते हैं। ये सब चर्चा हो गया है। और पहली बार सड़क पर जनता आंदोलन करती है सरकार के विरोध और इस तरह से नरम दल चलता है। और लगभग 1920 के बाद गांधीयन एरा स्टार्ट हो जाता है। और गांधी जी इस पूरे घटना में लगभग 30 वर्ष का समय हो चुका है, अभी तक गांधी जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। तो गांधी जी कहाँ हैं? गांधी जी कहीं गए हुए थे। और कहाँ गए हुए थे? ये गए हुए थे दक्षिण अफ्रीका। ये आप कुछ इस तरह से इंडिया का मैप बनाएंगे और ये आपको ये यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए हुए थे। ये वकील हुआ करते थे गुजरात से कुछ केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। और ये कब गए थे? 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। और भारत बीच में आया करते थे, फिर चले जाते थे केस के सिलसिले में। परंतु जब पूर्णतः आने की बात हुई तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया में एंट्री मारते हैं। और गांधी जी इंडिया में एंट्री मारते हैं 1915 को और 2 वर्षों तक कुछ नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? 2 वर्ष तक कुछ नहीं किए, उसके बाद अपना चक्र चलाना शुरू करते हैं। और ये क्या है चक्र, उसका भी बारे में हम समझेंगे। पहले यहाँ पर हमने जिक्र किया 1893। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है, इससे काफ़ी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसको भी देख लीजिए। पहले यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर ये तो आपको बता दिए INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जानते रहिएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखेंगे तो आप इसको समझ जाइएगा कि INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ इसका मतलब। ये देखिए 1893 का जो डेट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है। इस
इसी ईयर में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, एक और लोग जा रहे हैं। और लोग कौन जा रहे हैं? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहाँ जा रहे हैं? कुछ लोग बता सकते हैं? ये अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका किस लिए जा रहे हैं? आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर जानते हैं तो बताइएगा, नहीं तो ये होमवर्क है, आप सर्च करके आपको कमेंट में बताना है अमेरिका किस लिए गए थे स्वामी विवेकानंद। और ये इसी ईयर में एक शख्स जो था वो इंडिया आ रहे। वो कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट होम रूल लीग, याद कीजिए 1916 होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट। और यही एनी बेसेंट 1893 में इंडिया आ रही है। और 2 इंडियन, एक स्वामी विवेकानंद, एक महात्मा गांधी जी, ये 1893 को बाहर जा रहे हैं, भारत से बाहर। इस बात को भी आप जानते रहिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देख रहे थे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी फाइनली आ जाते हैं 1915 को, 9 जनवरी 1915 को जिस दिन आते हैं, उसके बाद लगातार इंडिया में ही बने रहते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान देते हैं। इसलिए 9 जनवरी 1915 को जो आते हैं, इसी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। इसको भी आप याद रख सकते हैं। और किस लिए मनाया जाता है ये भी आप जान गए। गांधी जी इसी दिन भारत आ गए और उसके बाद इंडिया के जो मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन, उसमें अपना योगदान देने के लिए इस दिन से आए, तो फिर कहीं बाहर नहीं गए। तो इसके बाद क्या हुआ? गांधी जी 1915 में आते हैं और 2 वर्ष तक कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं 2 वर्ष तक? केवल ये भारत की राजनीति के बारे में, भारत की राजनीति के संदर्भ में जानकारी हासिल करते हैं, उसके बारे में समझते हैं और यहाँ की जनता से बात करते हैं, इनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हीं बीच पूरा भारत का लगभग घूम कर जनता के बारे में, उसकी भारत की राजनीति के बारे में बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। और इसी दौरान अगले साल जब 1915 में आते हैं, उसके अगले साल लखनऊ अधिवेशन, क्या बताया मैंने, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी का मुलाकात ये राजकुमार शुक्ल से होता है। और राजकुमार शुक्ल जी क्या कहते हैं गांधी जी से? राजकुमार शुक्ल जी कहते हैं, गांधी जी बिहार आइए, और किसान बड़े परेशान हो रहे हैं, बिहार में किसान बहुत परेशान हैं, उनकी समस्याओं का समाधान के लिए कुछ उपाय सोचिए और उसके समाधान निकालने का प्रयास करिए। और ये राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को आमंत्रित करते हैं बिहार में आकर किसान की समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो गांधी जी इनके आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। लखनऊ अधिवेशन में भेंट हुआ था, पिछले पार्ट में हमने जिक्र भी किया। तो गांधी जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि ठीक है, हम आएंगे, और अगले साल ही आ जाते हैं। देखिए 1917 में आ जाते हैं। और पहला चंपारण सत्याग्रह, चंपारण है बिहार के एक जिला है चंपारण, उसी में चंपारण में किसानों को नील के खेती के लिए के संबंध में एक जो अंग्रेज से समस्या था वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के ये जानिए, चंपारण में जो सत्याग्रह करना शुरू करते हैं और यहाँ पर गांधी जी सफल हो जाते हैं और किसानों के सत्य के न्याय, सत्य के लिए जो न्याय के लिए आग्रह करते हैं वो सफल हो जाता है गांधी जी का। ये प्रथम चंपारण सत्याग्रह काफ़ी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा जाता है और बीपीएससी में तो लगभग हर साल इससे क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जाता है। इसमें कभी पूछता है कि गांधी जी को बिहार में जब आंदोलन के लिए किसने आमंत्रित किया? राजकुमार शुक्ल ने। तो कभी पूछा जाता गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। गांधी जी अपना सत्याग्रह आंदोलन के भारत में आंदोलन की शुरुआत का एक छोटा स्टेज यहाँ से ही शुरू किए थे, बिहार के चंपारण सत्याग्रह से। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। इतने बड़े लीडर थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में, तो उनका कहाँ से शुरुआत हुआ? नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट जो छोटे स्तर पर शुरुआत हुआ था बिहार के चंपारण सत्याग्रह से हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। 1917 में देखिए पहले 2 साल तक कुछ नहीं किए, अगले पहला बार जब 1915 में आए हैं तो 2 साल कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पहला सत्याग्रह कहाँ छेड़ रहे हैं? बिहार के चंपारण में।
यहाँ से अपना गांधी जी चक्र चलाना शुरू करते हैं। 2 साल कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद चक्र चलाना शुरू करते हैं। ये चक्र क्या है इसको पहले आप समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं चक्र को अंग्रेजी में आप कैसे लिखेंगे? CHAKRA, कुछ इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर आप H को हटा लीजिए। अब देखिए वही चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है चक्र का मतलब क्या होगा? देखिए चक्र मतलब हो गया यहाँ C4 चंपारण से है, C4 चंपारण है, और A4 हो गया अहमदाबाद, K4 हो गया खेरा, R4 हो गया रॉलेट एक्ट, A4 हो गया यहाँ पर असहयोग आंदोलन। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये आपको निमोनिक्स हो गया, एक तरह से याद करने के लिए हमने बनाया है चक्र। गांधी जी आते हैं भारत में, 2 वर्ष तक कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद अपना चक्र चलाना शुरू करते हैं। तो C4 क्या हो गया? चंपारण। उसके अगले साल क्या करते हैं? 1918 में गुजरात में अहमदाबाद मिल मजदूर की समस्याओं को सुनते हैं, वहाँ पर भी सत्याग्रह करते हैं और वहाँ पर भी सफल हो जाते हैं। और उसी साल खेरा सत्याग्रह करते हैं और उसमें भी गांधी जी सफलता हासिल कर लेते हैं। और अगले साल देखिए 1919 में रॉलेट सत्याग्रह करते, एक रॉलेट एक्ट जो भारत के लिए काला कानून था उसके संदर्भ में सत्याग्रह करते हैं। और इसी वर्ष देखिए, इसी वर्ष जलियांवाला बाग कांड होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, जलियांवाला बाग कांड होता है इसी वर्ष, और रॉलेट सत्याग्रह करते हैं। और उसके यहाँ तक आते आते ऐसा परिस्थिति पूरे भारत में बनता है, पूरे भारत में इस तरह का परिस्थिति बनता है कि गांधी जी एक बड़े लेवल का आंदोलन छेड़ते हैं। उसका नाम है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। प्रथम जन आंदोलन होता है, ये अखिल भारतीय आंदोलन होता है, पूरे भारत लेवल का आंदोलन होता है। ये इतने बड़े स्तर पर आंदोलन कैसे हुआ, इस परिस्थिति को देखकर गांधी जी यहाँ तक आते थे। परिस्थिति ऐसी कुछ बनती है कि गांधी जी एक बड़े लेवल का आंदोलन छेड़ते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, उसके बाद 1920 के बाद गांधी जी का नेशनल मूवमेंट का कमान गांधी जी के हाथों में चले आता है। तो यहाँ पर पहले तो हम देख रहे थे कि 1885 में कांग्रेस अपना लीड कर रही है नेशनल मूवमेंट की। गांधी जी अलग से एंट्री मारते हैं। कब मारते हैं? 1915 में। गांधी जी का इनसे कोई वास्ता नहीं है, ये अपना अलग से एंट्री मार रहे हैं। और धीरे धीरे कांग्रेस की कमान 1920 तक जाते गांधी जी के हाथ में आ जाता है। उसके बाद 1920 के बाद गांधीयन एरा कहलाता है। नेशनल मूवमेंट जो है अब गांधी जी अपना नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। गांधी जी के निर्देश पर, गांधी जी के सहयोग से नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ से गांधीयन एरा शुरू हो जाता है, इसको भी आप जानते रहिएगा। नेशनल मूवमेंट का कमान अब सीधे गांधी जी के हाथ में आ जाता है। और कैसे आता है, क्या परिस्थिति बनती है, यहाँ तक आते हैं तो इसको बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर चक्र का मतलब एक बार बेहतर ढंग से समझ लीजिए। C4 हो गया चंपारण, A4 हो गया अहमदाबाद, K4 हो गया खेरा, R4 हो गया रॉलेट एक्ट, A4 हो गया असहयोग आंदोलन। इसको अंग्रेजी में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट भी कहते हैं। ये पहला जन आंदोलन है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो बिहार का चंपारण सत्याग्रह। अगर पूछेगा पहला जन आंदोलन, अखिल भारतीय का जन आंदोलन कौन सा था, 1920 वाला असहयोग आंदोलन। ये आपका प्रथम जन आंदोलन था गांधी जी का। इसको ध्यान रखिएगा, चक्र याद रखिएगा तो आपको ये क्रम कभी गलती नहीं होगा। C4 आप चंपारण याद रख सकते हैं, कभी अहमदाबाद पहले है या फिर खेरा पहले है, ये तो याद रह जाएगा, चलिए मान लेते हैं। कभी इस तीनों में कन्फ्यूजन या इस दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा चक्र को, तो आपको आसानी हो जाएगा। C4 चंपारण हो गया, A4 अहमदाबाद हो गया, K4 खेरा हो गया, R4 रॉलेट एक्ट, फिर A से असहयोग आंदोलन। इस तरह से आप याद रखिएगा। अगर याद रखेंगे इस सीरियली बाई तो आपको डेट भी याद रहेगा। पहले 17
उसके बाद 18 में 2 निपटाए हैं, एक अहमदाबाद का है, उसी में खेरा भी है, अहमदाबाद खेरा, ये तो चंपारण है। और उसके बाद 19 में रॉलेट एक्ट, उसके बाद 20 में फिर ए असहयोग मूवमेंट, CAKRA चक्र हो गया। गांधी जी अपना चक्र चला रहे थे। तो क्या है चक्र का कंसेप्ट, ये आप जानते रहिएगा। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, गांधी जी 1915 में आते हैं, 2 वर्ष तक कुछ नहीं करते हैं, भारत की केवल राजनीति को समझते हैं, यहाँ की जनता की समस्या के बारे में पता करते हैं, और अगले साल 2 वर्ष के बाद चंपारण में प्रथम सत्याग्रह छेड़ते हैं और यहाँ सफल होते हैं। अगले साल 2 सत्याग्रह करते हैं, एक अहमदाबाद का, एक खेरा का, यह दोनों में सफल हो जाते हैं। अगले वर्ष सत्याग्रह रॉलेट एक्ट का सत्याग्रह करते हैं। और उसके बाद देखिए, यहीं आते आते कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है रॉलेट सत्याग्रह में कि एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ते हैं पूरे अखिल भारतीय लेवल का। इस बात को आप जानते रहिएगा। यहाँ गांधीयन एरा हमने लिखा है, इस नक्शा में आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं आगे की कहानी क्या है। यहाँ पर आप देखिए कैसे असहयोग आंदोलन 1920 में 1919 में जो रॉलेट एक्ट, क्या रॉलेट एक्ट है, उस क्या ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है जिससे एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ने का गांधी जी का मौका मिल जाता है। देखिए आपको पता होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक ये चला था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये आप जानते होंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद देखिए, कोई भी जब वर्ल्ड वार हो या फिर महामारी हो, इस तरह की कोई घटना होता है तो स्वाभाविक है महंगाई जो है, महंगाई ये बढ़ जाएगा आपका, ये महंगाई बढ़ जाए। अगर महंगाई बढ़ गया तो क्या होगा, देखिए महंगाई अगर बढ़ जाता है तो जो नीचे तबके लोअर ग्रुप के जो भी लोअर इनकम ग्रुप के जो भी इसमें आ जाएगा, किसान है, मजदूर है, अन्य जो भी है, जो जिनका इनकम काफ़ी कम है, उनका बचत क्षमता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वो हम इधर एग्जाम्पल में भी समझेंगे। पहले यहाँ पर देखिए, रॉलेट एक्ट एक वजह बन गया था असहयोग आंदोलन में। क्या हो गया, रॉलेट एक्ट ऐसा कानून पारित हो गया, अंग्रेज ऐसा कानून लाया जिससे पूरे भारत की जनता काफ़ी इससे परेशान थी। और दूसरा रीज़न था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के कारण मुस्लिम लोग काफ़ी परेशान थे ब्रिटिश से, और ये मुस्लिम भी ब्रिटिश विरोधी थे, ब्रिटिश विरोधी होने लगे काफ़ी ज़्यादा। जो यहाँ पर एक पहला कारण बन गया रॉलेट एक्ट का कानून। कैसे रॉलेट एक्ट का किस तरह से भारत विरोधी कानून था, उसको यहाँ पर हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, खिलाफत आंदोलन में कुछ ऐसा परिस्थिति बना कि मुस्लिम लोग भी ब्रिटिश विरोधी हो गए, और महंगाई इतना बढ़ा कि किसान, मजदूर, ये सारे लोग ब्रिटिश के विरोधी होने लगे। ब्रिटिश विरोधी थे, ये सारे लोग ब्रिटिश विरोधी होने लगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार, महंगाई हो गया, इसी कारण ये सारे लोग ब्रिटिश विरोधी हो रहे हैं महंगाई के कारण। लोअर ग्रुप वाला देखिए, यहाँ पर हमने लिखा एक एग्जाम्पल दिया है ताकि आप इस महंगाई वाले कंसेप्ट को बेहतर ढंग से समझ पाइएगा। मान लीजिए किसी का इनकम 400 रुपया, कोई एक दिन में 400 रुपया कमा लेता है, एक दिन में मान लीजिए 400 रुपया कमा लेता है। और इसको एक होता है हाई इनकम ग्रुप, एक मिडिल, एक लो। मान लीजिए जिनका इनकम बहुत ज़्यादा है, वो अगर उसमें महंगाई बढ़ गया, जो दैनिक यूज का सामान जो होता है उसमें अगर दाम का इजाफा हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा हाई इनकम ग्रुप वाला है तो इनका तो कोई महंगाई से लेना देना, महंगाई से इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके ऊपर। अगर वही स्थिति महंगाई बढ़ने से क्या होगा, महंगाई बढ़ने से लोअर इनकम ग्रुप वाले और मिडिल इनकम ग्रुप वाले का बचत जो है, बचत कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगता है। और बचत प्रभावित होने लगता है तो ये लोग जो भी गवर्नमेंट है उनका विरोध करेंगे, उनके खिलाफ जाने का प्रयास करेंगे, उनका विरोध प्रकट करना शुरू कर देंगे।
इसमें सबसे ज़्यादा परेशान होता है लो इनकम ग्रुप वाले लोग। अगर मान लीजिए किसी का इनकम 400 है, उसका दैनिक उपभोग का जो है 250 रुपया खर्च हो जाता है। एक फैमिली है, उसमें दवाई है, उसका दैनिक उपभोग है, जो बच्चा है उसको खाना है पीना है, उसके लिए जो भी दैनिक उपभोग में जितने भी वस्तुओं का उपयोग होता है, उसमें मान लीजिए कि एक दिन का 250 रुपया खर्च हो जाता है, तो बचता है उसके पास कितना 250 खर्च हो जाता है और बचता है 150 रुपया। अगर देखिए पहले क्या है, दाल अगर ले रहे हैं, दाल 80 रुपया केजी मान लीजिए, एक दाल 1 किलो दाल खरीदे तो 80 रुपया लग गया। पहले 80 रुपया मिलता था। महंगाई अगर बढ़ गया, महंगाई बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वही दाल 1 किलो हमारा 100 रुपया मिलेगा। और उसके परिवार में मान लीजिए 1 केजी का दाल का खपत है, अब वही दाल खरीदने के लिए उसे 100 रुपया देना पड़ेगा। इनकम हो रहा है 400 ही रुपया, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ बचत क्या हो जाएगा, उपभोग में खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बचत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका बचत कहीं ना कहीं क्या हो गया, प्रभावित हो गया। तो इस बात को समझ जाइए, यहाँ पर लिख दिए हैं उपभोग, अगर उपभोग प्रभावित हो जाएगा, उपभोग का खर्च अगर बढ़ जाएगा तो बचत कम हो जाएगा। इस तरह से इसका पूरा सर्किल ही प्रभावित होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो महंगाई के कारण किस तरह से अंग्रेज विरोधी हो जाएंगे ये लोग, जो जिनका इनकम लो है, और मजदूर वर्ग का इनकम लो है, किसान वर्ग का। ज़्यादातर तो भारत में उस समय मजदूर या किसान या फिर अन्य छोटे छोटे जो लोग लो इनकम ग्रुप के लोग थे, उन्हीं का संख्या लगभग ज़्यादा था। तो ये लोग साहब ब्रिटिश विरोधी हो जाएंगे महंगाई के चलते। और देखिए रीज़न क्या बना, रॉलेट एक्ट, एक तो खिलाफत आंदोलन है, महंगाई बढ़ गया तो ये दोनों वर्ग ब्रिटिश विरोधी हो रहे हैं। खिलाफत आंदोलन के कारण मुस्लिम भी ब्रिटिश विरोधी हो गए थे। और रॉलेट एक्ट में परिस्थिति ऐसा बना, लगभग सारे जनता इसमें ब्रिटिश विरोधी हो गए। इसका कहानी क्या है देखिए, अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो पॉलिटी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22, उसमें है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। उसमें क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, डिटेन का मतलब होता है कैद करना। अब अगर किसी भारत में क्या होता है, किसी को अगर किसी ने अपराध कर दिया, किसी ने कोई क्राइम कर दिया, उसको हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे, पुलिस पकड़ के ले जाती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है और क्या करती है, कैद कर ली पुलिस। और उसके बाद नियम है कि 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, आने जाने का समय निकाल कर, आने जाने का समय छोड़कर, आने जाने का समय छोड़ दीजिए। उसके बाद आप 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उस कैदी जिसको आपने कैद किया उसे पेश करना पड़ेगा। और कैद जिसको आप कैद किए हैं उसको क्या है, उसको वकील रखने के भी, वकील जो है वकील वो रख सकता है, वकील रख सकता है, उस वकील भी रख सकता है। और क्या कर सकता है, वो अपना अपील जो है, अपील अगर जो न्यायालय में उसको जो भी फैसला मिला उससे संतुष्ट नहीं है तो उच्च स्तर के न्यायालय में अपना अपील कर सकता है, अपील करेगा। अगर ये अपना दलील भी पेश कर सकता है कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, जो भी अपना बात है ये अपना दलील रख सकता है। इस तरह से ये है तो भारत का नियम। भारत का नियम कुछ ऐसा, अगर कैद किसी को करिएगा तो इतना इसको अधिकार है, राइट, जिसको आप कैद कर रहे हैं। और अगर एक और दूसरा नियम होता है कि अगर जिस पर शक हो जाए, शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जाता है कभी कभी। जैसे आतंकवादी लोग को क्या करता है, इस शक हो गया कि ये कोई बड़ा क्राइम करने वाला है, इससे पूरा समाज प्रभावित हो जाएगा, तो इसको क्या करेगा, पहले शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है आतंकवादी को। तो भारत सरकार भी इस तरह के कुछ कानून बनाते रहती है और उसको लागू भी करती है कि शक के आधार पर आतंकवादी है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो देखिए
ब्रिटिश लोग क्या हुआ, इंडिया में क्रांतिकारी लोग काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे और ब्रिटिश लोग इससे काफ़ी परेशान चल रहे थे। जैसे हम लोग जिसको क्रांतिकारी कहते हैं, क्रांतिकारी, उसी को ब्रिटिश लोग आतंकवादी कहते थे। तो इसका कंसेप्ट हम बताए थे पहले क्लास में। तो जिसको भारतीय लोग क्रांतिकारी कह रहे हैं उसी को ब्रिटिश लोग आतंकवादी कह रहे हैं। तो इस संदर्भ में क्या हुआ, इससे क्रांतिकारी से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेज अधिकारी ने एक कमेटी बनाई। कमेटी में कहा गया कि आप विचार करके बताइए कैसे इस क्रांतिकारी से निपटा जाए, उसके अनुसार आतंकवादी से कैसे निपटा जाए, हमारे लिए कैसे क्रांतिकारी, मतलब क्रांतिकारी लोग थे उनसे ये लोग छुटकारा पाना चाहते थे, तो कैसे इन क्रांतिकारी से छुटकारा पाया जाए। तो कमेटी बनाए, उसमें एक थे रॉलेट नाम के अधिकारी हुआ करते थे, उन्हीं की अध्यक्षता में हुई और उन्हीं के अध्यक्षता में जो कानून बना उसी को कहते हैं रॉलेट एक्ट। उनके अध्यक्षता में जो कानून बना कर पास लागू किया गया उसी को रॉलेट एक्ट कहा गया। तो इस बात को भी आप जानते रहिएगा। उन्होंने क्या कहा उस कानून में लागू करने के बाद आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा कि शक के आधार पर तो गिरफ्तार करना ही है, शक के आधार पर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना है, उनके लिए आतंकवादी, हमारे लिए क्रांतिकारी। तो उन्होंने कहा शक के आधार पर गिरफ्तार कीजिए। जो रॉलेट एक्ट में सबसे बड़ा था कि किसी को कैद अगर कर लेते हैं, कैद कर लिए, अब उस कैद करने वाले को ना तो वकील रखने की आज़ादी होगी, ना आपका कोई अपील सुना जाएगा, ना आप अपील कर सकते हैं अपने उच्च न्यायालय में, ना तो आपका कोई दलील सुना जाएगा। इस तरह का कानून बना दिया। अब कहीं आपको कैद कर लिया तो आपके साथ कितना भी सज़ा आपको दे सकता है, कोई आपका अपील नहीं होने वाला, कोई दलील, आपका कोई भी बात को सुना नहीं जाएगा, आपकी पिटाई की जा सकती है या फिर कुछ भी आपके साथ जो अंग्रेज चाहेगा वो उस तरह का व्यवहार करेगा अगर आपको कैद कर लिया तो इस तरह के कानून जब बना तो भारतीयों ने इसका काफ़ी विरोध किया उस समय। ये देखिए, इसको भारतीय ने काला कानून की संज्ञा दिया। रॉलेट एक्ट जो बनाया उसको भारतीय लोगों ने कहा काला कानून है, काला कानून, और बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून कहा। ये आप जानते रहिएगा, इसको याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून कहा। तो कभी कभी स्टेटमेंट में आता है कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून किसे कहा गया, रॉलेट एक्ट, और भी 3-4 ऑप्शन दे देगा तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। इस तरह से आप जानते रहिएगा। तो ये तो हो गया रॉलेट एक्ट की कहानी क्या है इसका। अब देखिए, इसी रॉलेट एक्ट के तहत अमृतसर में एक जनसभा इसके खिलाफ जो है, इससे कैसे निकला जाए, इसका क्या, कैसे इसको सुधारा जाए, कैसे विरोध किया जाए, शांति सभा चल रहा था, शांति से आंदोलन कर रहे थे अमृतसर में। उसी में एक फील्ड था और केवल एक ही रास्ता था। और जनरल डायर ने क्या किया, उस चारों तरफ से सैनिक से घेरवा कर इसमें चल रही शांत सभा में गोली से सभी को मरवा दिया। अब इस घटना को लेकर पूरे भारत में आक्रोश फैल गया। सारे जितने भी लीडर थे, सारे लीडर इस घटना को निंदा किया। जितना भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेता थे और भी जितने भी पब्लिक थे, इसमें और आक्रोश भी बढ़ गया, निंदा भी कर लिया। तो देखिए परिस्थिति कैसा बन रहा है। रॉलेट एक्ट अब आप समझ पा रहे होंगे। एक रॉलेट एक्ट जो है पूरे भारत में जनता को कहीं ना कहीं अंग्रेज की इस व्यवहार को लेकर काफ़ी उत्तेजित कर दिया। देखिए जनरल डायर जो था उसने यहाँ पर मरवाया। जब मरवाया तो ये जब ब्रिटेन इसको क्या किया, यहाँ से ट्रांसफ़र करके भेज दिया गया ब्रिटेन में जब ये गया इसको काफ़ी सम्मानित किया गया और उसको कहा ये ब्रिटिश शेर है, ब्रिटानी शेर है। अब बताइए इस तरह का। और वहाँ के जो जनता थे, जनता ने सारे पैसा कलेक्ट करके इसको इनाम के तौर पर दिया।
जब इस तरह की घटना भारतीयों को पता चला तो भारतीयों का तो पूरा खून खौल गया। यहाँ आंदोलन का स्वरूप बढ़ता ही जा रहा था। तो गांधी जी देखें कि यहाँ रॉलेट एक्ट के तहत पूरा जनता भी काफ़ी अंग्रेज विरोधी हो रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहीं ना कहीं और उसमें चिंगारी का काम कर गया। खिलाफत आंदोलन के कारण पूरा मुस्लिम अंग्रेज विरोधी था। महंगाई के कारण किसान परेशान थे, मजदूर लोग परेशान थे। इस तरह से देखिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, तब उस समय काफ़ी इसकी आलोचना होने के कारण कमेटी बैठाई गई कि जांच कीजिए कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो दो तरह की कमेटी बैठी रॉलेट एक्ट पर। एक ब्रिटिश के कमेटी बैठा था, हंटर कमेटी, और दूसरा तहकीकात कमेटी बैठाया था कांग्रेस के तहत। तो दोनों कमेटी जो बैठाया था इस जांच करने के लिए बैठाया गया था। इन दोनों कमेटी ने ये कांग्रेस वाले कमेटी जो बैठा था इसने भी इसमें जनरल डायर को दोषी माना, मगर इसने भी ये भी माना कि हाँ चलो ये भी दोषी है, मगर ये तो पूर्ण रूप से कांग्रेस ने कहा कि ये पूरा सारा गलती जनरल डायर ने ये जो काम किया है काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी इसका निंदा किया। जब यही बात अंग्रेज लोग जब इंडिया से बाहर इस जनरल डायर गया, ब्रिटेन गया, तो इसको क्या किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है कि ये ब्रिटेन के साम्राज्य को बचाने के लिए इस तरह के कार्रवाई की। जब इसको सम्मानित किया जाएगा, यहाँ पर कितना निर्दोष पब्लिक को मार दिया अमृतसर में जनरल डायर ने, तो इससे भारतीय को कहीं ना कहीं और उग्र होने में मदद मिल गया। अब इस तरह की परिस्थिति जब बन गया लगभग 1920 के पहले तक, तो गांधी जी ने देखा इतना बढ़िया मौका तो फिर कभी मिलेगा ही नहीं। यही समय है एक अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन छेड़ने का, और गांधी जी ने ऐसा ही किया। एक अखिल भारतीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन छेड़ दिए। असहयोग आंदोलन में गांधी जी का सभी वर्गों ने मिलकर भरपूर साथ दिया। ये अंग्रेज विरोधी आंदोलन एक व्यापक आंदोलन बन गया, अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन बन गया, और गांधी जी काफ़ी पॉपुलर हुए इसमें। और गांधी जी यहाँ पर अपना कांग्रेस के लीडर के तहत आगे की कमान गांधी जी के हाथ में इसी तहत आ जाएगी। देखिए 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं, और कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि अगर इसी तरह से आंदोलन चलता रहा, महज 1 से 2 वर्षों में हमें स्वराज मिल जाएगा। स्वराज जिसके लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, स्वराज हमें मिल जाएगा इस तरह से आंदोलन अगर चलता रहा तो मगर इसी दौरान होता है क्या, 1922 में, मतलब जिस वर्ष शुरू किए उसके 2 वर्ष बाद, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया, उसके 2 वर्ष बाद क्या होता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा एक स्थान है और गोरखपुर यूपी में पड़ता है। चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड में क्या होता है ये याद रखिएगा, चौरी चौरा एक स्थान है, उसी के वहीं पर एक कांड हो जाता है। कांड क्या होता है, चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के दौरान सारे जनता जो है अपना आंदोलन कर रहे होते हैं, तो उसी में पुलिस के उत्तेजित करने से भीड़ जो है उग्र हो जाती है, और ये भीड़ जो है पुलिस पर हमला कर देती है, और हमला करने तक ही नहीं रुकती है, हमला करके पूरे उसके थाना को पुलिस सहित सारा को जला देती है। और ये जब जला देती है तो इस घटना से गांधी जी काफ़ी प्रभावित होते हैं, और इसी घटना के कारण गांधी जी पूरा राष्ट्रीय आंदोलन को बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से वापस ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है, चौरी चौरा कांड, पुलिस पर हमला कर थाना को पुलिस सहित जला दिया। ये है घटना चौरी चौरा कांड का। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो डेट पूछेगा, ईयर पूछता है मुख्य रूप से, तो 1922 आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट घटना हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने जैसे ही नेशनल मूवमेंट को
वापस ले लेते हैं बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से, पूरा यहाँ इंडिया में जो मूवमेंट इतना बेहतरीन ढंग से चल रहा होता है, सारा जो नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, सारा लोग का मूड ही ख़राब हो जाता है और कहते हैं कि कितना बढ़िया मूवमेंट चल रहा होता है, ये गांधी जी क्या कर दिए। गांधी जी तो लगता है गांधी जी के बस की बात नहीं है। ये इतना बढ़िया नेशनल मूवमेंट चल रहा होता है और इसको वापस ले रहे हैं। गांधी जी को तरह तरह के स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं। इस बीच कहते हैं कोई, अगर तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में कोई घटना होती है तो गांधी जी उसकी सज़ा पूरे भारत को क्यों दे रहे हैं। इस तरह से भी स्टेटमेंट आने लगता है। और गांधी जी का मुख्य पर्पस होता है कि देखो, हम अहिंसा को आधार बनाकर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इसमें कहीं हिंसा हो गया तो हिंसा होते ही अंग्रेज क्या हो जाएगा, हम पर पूरे जितना भी नेशनल मूवमेंट चल रहा है उसको दमन करने के लिए ये भी हिंसा का सहारा लेने लगेगा। और हिंसा का जैसे ही सहारा लेगा और तब हमारा ये जो नेशनल मूवमेंट है ये कमज़ोर पड़ने लग जाएगा। इसलिए अगर आंदोलन लगातार चलते रहता तो बताइए क्या होगा, हिंसा अंग्रेज़ की तरफ से भी होगा, इसमें काफ़ी लोगों की जान जाएगी और नेशनल मूवमेंट वैसे भी ठंडा होने ही वाला था। तो इस कंसेप्ट को लेकर गांधी जी आंदोलन को हिंसा होने से पहले ही वापस ले लेते हैं। मगर फिर भी कुछ लोग जो गांधी जी की इस कंसेप्ट से सहमत नहीं होते हैं, वो गांधी जी के विचार को लेकर काफ़ी मतभेद होने लगता है कांग्रेस के खेमों में। अब कांग्रेस के खेमों में फिर से बट जाने की नौबत आता है। एक तो पहली बार बट चुका था 1907, याद कीजिए, सूरत में इस तरह के हो चुका था, गरम दल नरम दल। फिर से विभाजन होने की नौबत आ जाता है। इसमें देखिए, ये वापस ले लेने के बाद क्या होता है, 1923 में कांग्रेस दो खेमों में बट गई। विचारधारा के तौर पर दो खेमों में बट जाती है, पूरा अलग नहीं होता है, मगर कांग्रेस में ही विचारधारा के तरह दो वर्ग बन जाता है कांग्रेस में। एक को बोलते हैं प्रो चेंजर्स और दूसरे को बोलते हैं नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स का मतलब क्या हुआ कि परिवर्तनवादी, जो चाहते हैं कि हम गांधी जी के इस विचार से सहमत नहीं हैं, हम नेशनल मूवमेंट को जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से आगे बढ़ाएं, इस तरह के बात को फॉलो कर रहे हैं गांधी जी से। और दूसरा देखिए, पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, नो चेंजर्स का मतलब क्या हुआ। प्रो चेंजर्स जो परिवर्तन चाहते थे और नो चेंजर्स का मतलब जो गांधी जी कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। अगर गांधी जी दिन को रात बोले तो भी सही, रात को दिन बोले तो भी सही। इस तरह के कुछ उनके अनुयायी हुए करते थे, उस तरह से भी थे, उनके भक्त टाइप के यहाँ पर कांग्रेस में हुआ करते थे। तो कुछ लोग परिवर्तनवादी भी हुआ करते थे, कुछ नो चेंजर्स यानी कि गैर परिवर्तनवादी इस तरह से हुआ करते थे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये परिवर्तनवादी लोग क्या किए, एक अलग संगठन बनाने की सोच लिए और एक संगठन बना भी लिए। क्या किए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर लिए। और ये जो परिवर्तनवादी थे, गांधी जी से एक और बात को लेकर काफ़ी मतभेद हुआ करता था गांधी जी और इन परिवर्तनवादियों के बीच। क्या था कि एक तो मूवमेंट ले लिए, उससे ये परिवर्तनवादी लोग परेशान थे। दूसरा रीज़न था कि महात्मा गांधी जी कहते थे कि सक्रिय राजनीतिक में नहीं जाना है, सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। अगर सक्रिय पॉलिटिक्स में जाएंगे तो करप्ट हो जाएंगे, इस तरह के कंसेप्ट देते थे। मगर कुछ परिवर्तनवादी कहते थे कि जब तक हम पॉलिटिक्स में नहीं उतरेंगे तब तक हम पॉलिटिक्स में जो गंदा है उसको साफ कैसे करेंगे। ये इनका परिवर्तनवादी का कहना था कि गांधी जी, जो आप असहयोग आंदोलन विधानसभा जो भी ये जो गवर्नमेंट से बाहर सड़कों पर कर रहे हैं, उसी को हम यहाँ पर पहले इस समय डिक्लेयर हुआ था कि विधान परिषद का चुनाव लड़ने को भारतीयों को मिल गया था कुछ अधिकार। इस तरह से चाहते थे कि हम विधान
परिषद के अंदर जाएं और वहाँ पर अपना बात को रखें इस तरह से कि हमें कुछ स्वराज मिल जाए। तो गांधी जी कहते थे कि नहीं, विधान परिषद में भाग नहीं लेना है। कुछ परिवर्तनवादी कहते थे कि जब तक भाग लेकर अंदर नहीं जाएंगे, जो असहयोग बाहर करते हैं उसको अगर हम अंदर में उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हम और आगे बढ़ सकते हैं सफलता की ओर, मतलब कि स्वराज पाने की ओर। तो ये कंसेप्ट था। एक तो कंसेप्ट हो गया कि गांधी जी नेशनल मूवमेंट बढ़िया चल रहा था उसको वापस ले लिए। दूसरा कारण विधान परिषद का जो चुनाव था उसमें गांधी जी कहते थे सक्रिय राजनीतिक में नहीं जाना है। जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए अन्ना हजारे जी भी गांधीवादी हैं। वो कहते हैं कि सक्रिय राजनीतिक में नहीं जाना है, क्योंकि हम यहाँ अगर सक्रिय राजनीतिक में गए तो करप्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है, उन्हीं के कुछ साथ जो केजरीवाल या फिर अन्य जो सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक राजनीतिक में नहीं उतरेंगे तब तक हम राजनीतिक में जो भी गंदगी है उसको कैसे साफ करेंगे। तो ये अपना अपना विचारधारा है, कुछ कंसेप्ट है। तो उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ हुआ करता था। तो जो परिवर्तनवादी थे उन्होंने क्या किया, गांधी जी के इस विचार से सहमत नहीं होने के कारण स्वराज पार्टी का गठन कर लिए। और इसमें दो लीडर काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, एक चित्तरंजन दास और दूसरा मोतीलाल नेहरू। इसको शॉर्ट में बोलते हैं CR दास। चित्तरंजन दास को CR दास, ये अध्यक्ष बने इस संगठन, इस पार्टी का। देखिए, स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू जो थे उसके महासचिव बने इस पार्टी के। तो इस तरह से जो कांग्रेस में जो परिवर्तनवादी लोग थे इस तरह के एक संगठन बना लेते हैं ताकि नेशनल मूवमेंट को लगातार जारी रखा जा सके और विधान परिषद में भी अपना चुनाव लड़के वहाँ से भी नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ा सके। तो इस यहाँ कहाँ पर गठन हुआ था, कौन सा स्थान था? इलाहाबाद में इसका स्थान था। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। कभी कभी एग्जाम में कहाँ पर गठन हुआ इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना। इलाहाबाद। कौन इसके प्रमुख दो लीडर थे, एक CR दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों लीडर काफ़ी अहम योगदान निभाए थे स्वराज पार्टी को बनाने में। तो पूछेगा स्वराज पार्टी किनके सहयोग से बना था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो नेहरू जी के पिताजी थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना है, UPSC में भी और BPSC में और अदर एग्ज़ाम में भी आता है। इस बात को आप ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या हो रहा है। 1923 में स्वराज पार्टी जब बन जाता है तो गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी बड़े उस्ताद टाइप के आदमी थे। इन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे CR दास, इनको बुलाया और इनसे बात किया कि कहें कि देखिए चित्तरंजन दास जी, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं और स्वराज पार्टी का गठन कर लिए, ठीक है, आप कांग्रेस से अलग क्यों होना चाह रहे हैं? आप कांग्रेस में ही रहिए। और बोले कि आप नाराज़ क्यों हैं? कहें कि चित्तरंजन दास जी बोले कि नाराज़ होने वाला काम ही किए हैं आप। एक तो नेशनल मूवमेंट आप वापस कर लिए और दूसरा कहते हैं कि आप सक्रिय राजनीतिक में नहीं जाना है, उस तरह से आप रहिएगा तो कैसे हम नेशनल मूवमेंट को अपना आगे बढ़ाएंगे। तो बोले कि ठीक है, आप चाहते हैं कि हम विधान परिषद में चुनाव लड़ें, विधान परिषद में अपना जाएं, चुनाव लड़ें, आगे बढ़ाएं नेशनल मूवमेंट को। बोले कि हाँ बिल्कुल चाहते हैं। तो कहें गांधी जी ठीक है, आप बिल्कुल चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप चुनाव लड़िए, परंतु ये जो कांग्रेस से आप अलग होने की बात सोच रहे हैं, अलग संगठन बना रहे, अलग मत होइए, इसी में रहिए, इसी से मिलकर रहिए और इसी के साथ मिलकर आप नेशनल मूवमेंट में अपना काम कीजिए, सहयोग दीजिए। तो कहे कि ठीक। तो ये गांधी जी और दास के साथ इस तरह से बातचीत हुई कि गांधी जी ने दास को मना लिया और गांधी जी जो थे, अब ये कांग्रेस के, ये जो स्वराज पार्टी अलग बनी थी, अब कांग्रेस ने इसको स्वीकृति दे दी और कांग्रेस का ही हिस्सा, मतलब कि कांग्रेस के बैनर तले ही इन्होंने चुनाव वगैरह लड़े और नेशनल मूवमेंट में इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया और कांग्रेस में ही मिलकर रहने लगे फिर से।
तो ये देखिए 23 में स्वराज पार्टी बन रहा है और गांधी और दास के बीच एक समझौता हो जाता है, उसको पैक्ट बोलते हैं। गांधी जी जो CR दास का कंसेप्ट रहता है उसको भी कुछ मान लेते हैं और गांधी जी क्या कहते हैं, कांग्रेस में ही रहकर आप आंदोलन को आगे बढ़ाइए। अगर हम टूट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कांग्रेस अगर विभाजित होने लगे तो नेशनल मूवमेंट की गति धीमा पड़ने लगेगा। तो इस बात को लेकर यहाँ पर गांधी दास पैक्ट हो जाता है। स्वराज पार्टी की किस साल में बन रहा है, 23 में बन रहा है और 24 में स्वराज पार्टी का गठन जो अलग होने वाला था वो एक ही में रह जाता है। इस तरह से कांग्रेस विभाजन होते होते बच जाता है। गांधी जी और दास पैक्ट हो गया अगला साल 24 में, 1924 में। और संजोग बस इसी वर्ष लास्ट में 1924 के लास्ट में बेलगांव का अधिवेशन होता है और इसमें अध्यक्षता कौन करते हैं, गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं। और मात्र एक ही बार इसमें अध्यक्ष बनते हैं और आखिरी बार केवल एक ही बार इसमें अध्यक्षता करते हैं पूरे कांग्रेस के सेशन में। गांधी जी के भी केवल एक ही बार अध्यक्ष बने हैं, वो कहाँ बने हैं, बेलगांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, ये याद रखिएगा। पूछेगा गांधी जी कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो कब बने हैं, स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ उसके अगले वर्ष समझौता किया, उसी वर्ष जो है गांधी जी अध्यक्षता कर रहे हैं कांग्रेस का। अब एक बात बताइए, गांधी जी और सरोजिनी नायडू के बीच कैसा संबंध था, थोड़ा सोचिए और थोड़ा बताइए। खैर इसमें जो है आप सोच पा रहे होंगे, गांधी जी नेशनल मूवमेंट चला रहे थे, सरोजिनी नायडू भी उसमें काफ़ी सक्रिय रहा करते थे, वो भी काफ़ी अपना नेशनल मूवमेंट में अपना योगदान दिया करते थे। तो गांधी जी और सरोजिनी नायडू के बीच काफ़ी बेहतर संबंध था, मतलब हेल्दी रिलेशन था। गांधी जी के काफ़ी इस तरह से मदद किया करती थी, नेशनल मूवमेंट जो चल रहा था उसमें काफ़ी मदद किया करती थी। तो यहाँ पर हम इसलिए बता रहे हैं कि 24 में बने हैं गांधी जी यहाँ पर अध्यक्ष। उसके अगले साल अगले साल सरोजिनी नायडू भी अध्यक्ष बनती है 1925 में, ये याद रखिएगा। 1925 में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती है। इससे रिलेट करके आपसे काफ़ी बार प्रश्न पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का, और इस तरह से जितने भी टाइप के 4-5 टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम एक अलग चार्ट में बनाकर देख लेंगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आप 2 सेकंड में इन सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो देखते हैं इसके आगे पहले क्या है। देखिए वही चीज़ जो अभी हम आपको समझा रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो आप पहले देख लीजिए। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। चौरी चौरा कांड हो गया था, इसमें पुलिस को थाना सहित जला दिया गया। आंदोलन हिंसक होने लगा तो गांधी जी आंदोलन को क्या किए, वापस ले लिए। और कब लिए ये चौरी चौरा कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो रहा है। और चौरी चौरा कांड का डेट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि देखिए इतना बड़ा नेशनल मूवमेंट को अगर ब्रेक लगा रहा है कोई घटना और उस घटना का कौन सा डेट है, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो इससे रिलेट करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हो गया, उसके 1 सप्ताह के बाद 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हो रहा है। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी बारदौली प्रस्ताव के द्वारा आंदोलन को वापस ले रहे हैं। बारदौली प्रस्ताव द्वारा आंदोलन वापस ले लिए गांधी जी। और उस गांधी जी जो थे उस समय बारदौली में थे, याद रखिएगा। गांधी जी कहाँ से अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं असहयोग के, इस तरह से प्रश्न पूछ दिया तो आप बताइए बारदौली में। और बारदौली किस प्रस्ताव से गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिए, तो बारदौली प्रस्ताव से गांधी जी वापस लिए। कब लिए, तो 5 फरवरी को ये चौरी चौरा कांड हो रहा है, उसके 1 सप्ताह बाद। तब 7 दिन जोड़ लीजिए, 5-7 12 या 7-5 12 हो जाएगा, 12 फरवरी। इस तरह से आपको याद रखना है। आप याद रखिएगा कि 5 फरवरी को हो रहा है चौरी चौरा कांड, उसके 1 सप्ताह बाद 12 फरवरी
22 को ये बारदौली प्रस्ताव से आंदोलन को वापस लिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ये जो वापस ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं आंदोलन को, इसमें क्या होगा, वापस ले लेंगे और इसमें गांधी जी के विचार से बहुत से लोग असहमत हो जाएंगे गांधी जी के इस नेशनल मूवमेंट को वापस लेने के बाद। तो इसमें स्वराज पार्टी का गठन होगा अगले साल, स्वराज पार्टी। अब आपको पता चलेगा यहाँ पर स्थान क्या है, तो इलाहाबाद है। नेता कौन थे, दो प्रमुख नेता का नाम हमने अभी बताया, CR दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों लीडर का अहम योगदान था स्वराज पार्टी बनाने में। तो यही दो लीडर से प्रश्न पूछा भी जाता है मिलाकर। स्थापना का कारण क्या था, तो गांधी जी का नेशनल मूवमेंट को अचानक वापस ले लेना चौरी चौरा कांड के कारण। और क्या था कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि आप चुनाव लड़े, विधान परिषद का चुनाव, क्योंकि सक्रिय राजनीतिक में जाने पर गांधी जी का मानना था कि आदमी करप्ट हो जाएगा, जबकि ये परिवर्तनवादी लोग मानते थे कि जो पॉलिटिक्स में जो भी गंदा है, राजनीतिक में जो भी गंदा है, उसको राजनीतिक में जाकर ही साफ किया जा सकता है। तो इस तरह से मतभेद थे, यही स्थापना का कारण बन रहा था स्वराज पार्टी का। तो अगले साल क्या होता है, गांधी दास पैक्ट होता है, जो अलग होने वाला कांग्रेस से अलग होने के लिए बना था एक स्वराज पार्टी, उसको गांधी जी क्या करते हैं, मिलाकर चलते हैं। और गांधी और दास के पास, गांधी और CR दास के बीच क्या हो जाता है, एक समझौता हो जाता है। और अगले उसी वर्ष क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, अधिवेशन बेलगांव का कर्नाटक अधिवेशन होता है। और उसमें पहली बार और एकमात्र बार अध्यक्ष बनते हैं गांधी जी कांग्रेस का। एक बात और है, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि कांग्रेस में पहले बार भाग कब लिए थे, कांग्रेस में पहली भाग यहाँ पर लिखा है, कांग्रेस में पहली बार, यहाँ पर पहली बार छूट गया है, पहली बार कब भाग लिए थे कांग्रेस में गांधी जी, ये बताइए पहली बार कब भाग लिए थे। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, 1915, चलिए एक 1916 दे दिए, 1916 दे दिए, एक आपको ऑप्शन दे देते हैं 1924 दे दिए, चलिए एक ऑप्शन दे देते हैं 1901। अब आपको बताना है कि गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब भाग लिए थे। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना इस 4 ऑप्शन में राइट आंसर कौन होगा, 1915 या 1916, 1924 या 1901। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो अब कुछ लोग सोच पा रहे होंगे कि चलो 1915 में आए होंगे तो 1915 होगा, और नहीं होगा तो दूसरा तो होगा ही, लखनऊ अधिवेशन, जो लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी से मिले थे, लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला। तो आप ये दोनों ऑप्शन जो सोच रहे हैं ये दोनों गलत है, राइट आंसर आपका 1901 होगा। जहां आपका दिमाग नहीं जा रहा था यही राइट आंसर होगा। अब कहेंगे कैसे, तो देखिए गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका केस के सिलसिले में गए थे। चूँकि गांधी जी, आप जानते होंगे गांधी जी वकील थे, केस के सिलसिले में गए थे, और केस के सिलसिले में गए थे, फिर बीच बीच में कभी कभी ये आते भी थे, इंडिया आते भी थे, इंडिया आते थे। तो उसी बीच 1901 में ये कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित भी हुए थे। इस बात को भी आप जानते रहिएगा। चलिए, ये तो हो गया 1924 में गांधी जी बने, और गांधी जी अगले साल किसको बनवा दिए, 1925 में कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। यहाँ देखिए अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कहाँ बनी थी, कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की कांग्रेस की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जगह भी और इसका नाम भी। प्रथम महिला, भारतीय महिला अध्यक्ष है। कब बन रही है, 1925 में बन रही है। इस बात को भी याद रखिए। गांधी जी बने, उसके बाद सरोजिनी नायडू बन रही है। हर घटना एक दूसरे को अगर कंसेप्ट से सोचेंगे कुछ देर तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन हो रहा है, और उसके बाद चौरी चौरा कांड हो रहा है,
स्वराज पार्टी हो रहा है, स्वराज पार्टी का गठन हो रहा है। चित्तरंजन दास और गांधी जी के साथ समझौता भी हुआ। उसके बाद गांधी जी यहाँ पर अधिवेशन में भाग ले रहे हैं, पहली बार अध्यक्ष बन रहे हैं। और कांग्रेस का पहली बार भाग कब ले रहे हैं? 1901 में भाग ले रहे हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर अध्यक्ष बन रहे और एकमात्र बार और पहली बार कांग्रेस का अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपसे, अगर पूछेगा कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के बाद हुआ, क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा आपका असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, या फिर बंगाल विभाजन के बाद, इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था, जानते रहिएगा। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के क्वेश्चन पूछता है। या फिर स्वराज पार्टी का गठन किस घटना के तुरंत बाद हुआ था? तो किस कांड के बाद हुआ था? तो चौरी चौरा कांड दे देगा, रॉलेट एक्ट कांड दे देगा। इस तरह के तुरंत बाद कब हो रहा था? चौरी चौरा कांड हुआ, उसी के वजह से महात्मा गांधी जी नेशनल मूवमेंट को वापस लिए। तो रीजन कहीं ना कहीं वो बना, कुछ तरह इस परिस्थिति बना कि स्वराज पार्टी का गठन करना पड़ गया। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। डेट भी पूछ सकता है, ये डेट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है असहयोग आंदोलन वाला। यहाँ पर सारा डेट आपका इम्पोर्टेंट ही है, सारा डेट से क्वेश्चन बना है और काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, इससे रिपीट होते रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप सरोजनी नायडू के बारे में देख रहे थे। सरोजनी नायडू जैसे कि हमने अभी बताया, प्रथम भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी महिला। उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दिए हैं, आप इसको पढ़िए, उसके बाद आप बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जैसे हम पहले पढ़ देते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, आप बताइए क्या होगा? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये बताइए। तीसरा है, कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन है, बताइए। चौथा है, कांग्रेस की प्रथम ब्रिटिश महिला अध्यक्ष, ये कौन है, ये बताना है आपको। तो आप देखिए कितना बता पा रहे हैं। अभी इन सारे प्रश्नों को आप मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। मैं 2 से 3 सेकंड बोल रहा हूँ, 2 से 3 सेकंड में आप सोल्व कर पाएंगे। अभी याद हो जाएगा आपको, ध्यान से देखिए। चलिए हम आगे बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिया है कि यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है और ये आपका कुल आपका क्वेश्चन है जो आपसे हमने पूछा है। इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। कैसे याद करना है हम अभी आपको याद भी करा देते हैं। आपने एक घटना में ये पढ़ा होगा कि होम रूल लीग आंदोलन चला रही थी एनी बेसेंट। कब चला रही थी? 1916 में। होम रूल लीग जो है इसमें 2 व्यक्ति थे, एक तिलक जी थे और एक एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट भी थी होम रूल लीग से जुड़ी हुई, और तिलक जी भी थे। तो होम रूल लीग जो विदेशी महिला थी वो जब चला रही थी तो ये इतनी पॉपुलर हुई, इसके अगले साल ही 1917 में ये इसको क्या किया गया, एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। ये बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इस बात के बारे में आप पहले से जानते होंगे। तो ये तो आपको डेट याद ही होगा कि 1916 में ये होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ी हुई थी और अगले साल ही इसे अध्यक्ष बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? काफ़ी पॉपुलर हुई थी, भारत के लिए स्वराज की मांग कर रही थी, इसलिए इसको अगले साल बना दिया। ये तो आपको याद होगा। चलिए उसी का आधार बनाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है आयरिश महिला, ये आयरलैंड से थी, आयरिश महिला। देखिए यहाँ पर आयरलैंड का थोड़ा हम नक्शा में देख लें, कहाँ है आयरलैंड? ब्रिटेन के बगल में ही आयरलैंड पड़ता है। तो चलिए पहले उसको नक्शा में देख लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर आप नक्शा में देख पा रहे हैं कि ये है आपका आयरलैंड। ये देखिए आयरलैंड, ये जो मिट्टी कलर से कुछ आपका कलर किया गया है, ये जो आप नक्शा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यही है आपका आयरलैंड, और बाकी जो
4 जो है यहाँ पर 4 रंग में लगभग आपका रंगा गया है। ये है इतना, अभी वर्तमान में यही है आपका इंग्लैंड है। ये है आपका लंदन, यहाँ पर आप देखिए ये लंदन है, ये इंग्लैंड है। यहाँ पर दूसरा कंट्री है वेल्स, इसका नाम है वेल्स। ये है आपका स्कॉटलैंड, ये है आपका उत्तरी आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, यही है। अगर इन 4 कंट्री को आप मिला दीजिएगा, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इसी को जब मिला देंगे तो आपका बन जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको बोलता है ग्रेट ब्रिटेन इसी को बोलता है यूनाइटेड किंगडम। इन 4 देश को मिलाकर, आयरलैंड को छोड़ दीजिए, इन 4 देश को मिला दीजिए तो ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम यूके। अभी वर्तमान स्थिति में ये देखिए, ये है इंग्लैंड, इतना ही इंग्लैंड है। ये वेल्स अलग है, स्कॉटलैंड अलग है, उत्तरी आयरलैंड अलग है, आयरलैंड अलग है। 1 2 3 4 5 इतना स्थान में 5 कंट्री हो गया। ये है आपका इंग्लैंड, अभी का स्थिति ये है। ये है आपका लंदन, इसको ध्यान रखिए। यहीं पर एनी बेसेंट यहीं से आई थी, एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी, आयरिश महिला थी। अब वर्ल्ड में आप देख लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ही आपका है, यह देखिए इतनी से छोटा सा है, यहाँ है इंग्लैंड और यहीं है इंडिया। इतना बड़ा नक्शा में इंडिया दिखता है, इंग्लैंड तो इतना छोटा दिखता है भी नहीं। यहीं से आपका, इसी में आयरलैंड है, यहीं से आयरिश महिला एनी बेसेंट इंडिया आई थी। कब आई थी आपको बताएं, 1893 में आई थी। चलिए अब आगे के देखते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये आयरलैंड कहाँ पर, आयरलैंड आयरिश महिला जो एनी बेसेंट थी कहाँ से आई थी। ये कब अध्यक्ष बनी कांग्रेस के, 1917 में। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की और कहाँ पर की थी, कलकत्ता में की थी। और भारतीय महिला कौन थी, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू कहाँ पर की थी, कानपुर में की थी। कब की, 1925। अब आपको समझ में आ रहा होगा 1925 यानी कि 1924 में महात्मा गांधी जी अध्यक्षता किए थे बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में। उसके बाद उसके जस्ट अगले साल ही 1925 में ये कौन कर रही है, सरोजनी नायडू। कहाँ पर, कानपुर में। 1925 में ये भारतीय महिला थी। ये कौन थी, आयरिश महिला। ये दूसरे देश की थी, ये विदेशी महिला थी। और प्रथम विदेशी कहे तो कौन मारेंगे, एनी बेसेंट। पर आयरिश महिला कौन थी, आयरिश महिला जो अध्यक्षता की कांग्रेस की, तो आयरिश महिला कौन थी, एनी बेसेंट। इस तरह से आपको याद रखना है। अब तो आपको याद हो ही गया होगा कि ये आयरलैंड के एनी बेसेंट थी, 1917 में थी, ये डेट आपको याद हो गया। अब क्या कीजिए, ये 1925 वाला भी लगभग आपको याद हो गया होगा, कानपुर में अध्यक्षता की सरोजनी नायडू थी। अब आपको नेक्स्ट हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। ये हमने लिखा है नेल्ली सेन गुप्ता। आपको ये बताना है, ये नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस नाम से कौन सा कंट्री का हो सकता है। अब आप कुछ लोग सोच पा रहे होंगे, देखिए कुछ लोग सोचे होंगे ये जो गुप्ता लिखा है तो लगता है ऐसा कि ये उत्तर भारत के नाम है, ये उत्तर भारत से कहीं ना कहीं रिलेट होगा। कुछ लोग सैन देखकर बता रहे हैं कि बंगाल का होगा, और कुछ लोग को ये नेल्ली देख के आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो दक्षिण भारत का नाम लगता है, ये दक्षिण भारत से होगा। तो ये तीनों गलत है, ये तीनों गलत है। ये मूल रूप से ब्रिटेन की है। ये ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश महिला है, ये ब्रिटिश महिला का नाम है नेल्ली सेन गुप्ता। अब ये ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि ये ब्रिटिश का नाम कैसे हो सकता है नेल्ली सेन गुप्ता, ये इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। तो केवल याद रखिए नेल्ली सेन गुप्ता एक ब्रिटिश महिला थी, वो प्रथम बार अध्यक्षता की। प्रथम ब्रिटिश महिला अध्यक्षता कौन कर रही थी, प्रथम ब्रिटिश महिला अध्यक्ष बनी थी, कलकत्ता में बनी थी, 1933 में बनी थी और उसका नाम नेल्ली सेन गुप्ता था। ये ब्रिटिश महिला थी। अब
अगर आपसे यहाँ पर देखिए चौथा नंबर में है कांग्रेस की प्रथम ब्रिटिश महिला अध्यक्ष। प्रथम ब्रिटिश महिला अध्यक्ष नेली सेन गुप्ता। आप यहाँ पर आपको लगभग याद हो गया होगा कि नाम तो याद ही हो गया, कहाँ से रिलेट है, कौन कंट्री से, भारत से सरोजनी नायडू, यहाँ पर ब्रिटिश महिला नेली सेन गुप्ता। ईयर याद रखने के लिए आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ये तो ईयर पहला वाला याद रखना पड़ेगा। उसमें अगर आप यहाँ पर इसमें +8 कर दीजिए और यहाँ पर भी +8 कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। देखिए 17 + 8 करेंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। अब 25 + 8 करेंगे तो 33 हो जाएगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, कैसे भी करके आपको याद रखना है, काहे कि ये डेट से भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट डेट है। और यहाँ पर स्थान तो याद करना आपको आसान हो जाएगा, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। कैसे भी आपको याद रखना है, कल का कलकत्ता या फिर कलकत्ता कानपुर कलकत्ता, या फिर इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से भी निमोनिक्स बना लीजिए। मान लीजिए इंग्लैंड है, इंग्लैंड से ब्रिटिश लोग पहले बंगाल में आए तो सबसे बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता में आएंगे तो सारे दोनों देखिए, दोनों विदेशी जो है महिला है, दोनों आयरलैंड वाला और ये ब्रिटेन वाला, दोनों का अध्यक्षता कहाँ हो रहा है, कलकत्ता में। एक इंडियन है जो इसका इंडियन है तो उनका क्या है, कानपुर है। तो अब ये तो लगभग आपको याद हो गया होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनता है। किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, सारे टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दिए, 4 ही टाइप का इससे लगभग क्वेश्चन बनेगा, और इससे बाहर कुछ भी बना के भी पूछेगा तो आप जवाब कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए कौन है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, अब आप बता पा रहे होंगे, एनी बेसेंट है, यहाँ पर एनी बेसेंट लिख दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। भारतीय महिला, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, भारतीय महिला। प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू, कब बनी है, 1925 में। कहाँ पर अधिवेशन चला था, कानपुर अधिवेशन। तो ये भी आप जवाब दे पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष, ये बता दीजिए। विदेशी महिला कह रहा है, प्रथम विदेशी महिला कौन होगा, प्रथम विदेशी महिला एनी बेसेंट होगा, यहाँ पर भी एनी बेसेंट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम ब्रिटिश महिला अध्यक्ष, प्रथम ब्रिटिश महिला अध्यक्ष कौन है, नेली सेन गुप्ता। अब जो लोग कर लिए हैं इस क्वेश्चन को, इतना बताने के बाद इस चार्ट को ध्यान में रखिएगा तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, इस बात को याद रखिए। यहाँ पर हमने सारा चीज़ लिख दिया, वही चीज़ को लिख दिया है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम ब्रिटिश महिला अध्यक्ष नेली सेन गुप्ता। यहाँ पर हमने लिख दिया है ब्रिटिश महिला थी ये। याद रखिएगा, डेट को याद रखना है तो एक डेट याद रखिए, +8 करते जाइए, निकल जाएगा आपका। ये कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता याद रखना है। तो ये तो हुआ आज का, इतना ही हमने देखा। तो कहाँ तक देखा, हम आज देख रहे हैं 1916 से लगभग आज हम 1925 तक पहुँच गए। यहाँ तक आज हमने देख लिया। अब हम इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कैसा वीडियो है कमेंट कीजिए, और इसके आगे जो भी वीडियो बनेगा उसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।